ये जो पॉइंट्स है, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो यू कैन चूज योर ओन कॉलेज। और यहाँ पर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आंख बंद कर किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं होगी। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक एंड सी हाउ टू चूज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने अच्छे से कॉलेजेस को देख लिया होगा ना। क्या आपको उन कॉलेजेस के बारे में सब कुछ पता है? वो कहाँ लोकेटेड है, उनकी क्या फीस होगी, रिकग्नाइज्ड है या नहीं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एक अच्छे कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। आई गॉट दिस क्वेश्चन अ लॉट कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें, कौन सा कॉलेज किस कॉलेज से बेटर है। और ये क्वेश्चन होना भी चाहिए क्योंकि हर कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। देयर आर मोर देन 700 कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट हैं एंड 1000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं। सो हाउ वुड यू चूज दोज कॉलेजेस कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, प्राइवेट कौन सा है, गवर्नमेंट कौन सा है, एंड हाउ टू नो। आप हर कॉलेज की तो वेबसाइट पर जाकर नहीं चेक कर सकते कि कौन सा कॉलेज क्या फीस लेता है, क्या करता है। तो कैसे आपने कॉलेजेस को फिल किया है? सिर्फ दूसरों की सुन के, या ई मित्र वाले ने बता दिया, या किसी फ्रेंड ने बता दिया, या किसी काउंसलर ने कह दिया कि बस ये कॉलेजेस अच्छे हैं और आपने आंख बंद करके विश्वास कर लिया? डोंट डू इट। बी अवेयर, बी अ वेरी वेल नोन पर्सन फॉर योर कॉलेज, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपका कॉलेज है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेडिकल कॉलेजेस के केस में आपका जो कॉलेज है वो आपके साथ जिंदगी भर रहता है। आप कितनी भी उम्र के हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा वो यही होगा कि आपने MBBS कौन से कॉलेज से किया है। वी आर काउंसलर्स एट कॉलेज मेला एंड वी गेट दिस क्वेश्चन मेनी मोर टाइम्स अ ईयर। इट्स बीन 7 years और हर साल ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है और हम कैसे चूज करते हैं कि कोई भी कॉलेज बेस्ट कैसे होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक्रेडिटेशन एंड रिकग्निशन। एक्रेडिटेशन एंड रिकग्निशन, आपने वर्ड बहुत सुने होंगे, रिकग्नाइज वर्ड का मतलब भी आपको समझ में आता होगा, लेकिन बेसिकली एक्रेडिटेशन और रिकग्निशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो रिकग्निशन का मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इंसान जो भी है वो रिकग्नाइज्ड है टू बी समवन, जो भी उसकी पर्सनालिटी है या जो भी उसका रेपुटेशन है वो रिकग्निशन है। लेकिन एक्रेडिटेशन का मतलब होता है ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड। ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिन कॉलेजेस को रिकग्नाइज्ड करते हैं वो ऑथराइज्ड कॉलेजेस होते हैं। और उनमें जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपके साथ किसी तरीके का फेक कुछ धोखाधड़ी हो रही है या आपने कॉलेज पार कर लिया एंड देन यू आर नॉट गेटिंग योर डिग्री इन अ गुड वे। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फेक डिग्रीज दे देती हैं, या फिर ये भी होता है कि आपने पूरा कोर्स कर लिया एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो कॉलेज था वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं था या एक्रेडिटेड ही नहीं था किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट की जो भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे, एंड इट कैन गिव यू अ बिग शॉक ऑफ योर लाइफ। तो फर्स्ट आपको यही ध्यान रखना है कि वेदर द कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो एक्रेडिटेड है, रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। हम इंडियन मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर जाइए एंड यू कैन प्रॉपर्ली चेक कि कहाँ कौन से स्टेट के अंदर कौन सा कॉलेज है, उसमें कितनी सीट्स दी हुई हैं, कितनी सीट्स रिकग्नाइज्ड हैं, कौन सा कॉलेज रिकग्नाइज्ड है, एक्रेडिटेड है, नहीं है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी का कॉलेज है। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप ग्लोबल रिकग्निशन की भी बात सोच सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में हो कि आपको फ्यूचर में अब्रॉड शिफ्ट होना है या कहीं और किसी और कंट्री के अंदर वर्किंग करनी है। आप ग्लोबल रिकग्निशन भी चेक कर लीजिए। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका कॉलेज है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वहाँ का करिकुलम एंड ट्रेनिंग कैसी है। करिकुलम का मतलब होता है जो भी आपको एकेडमिकली पढ़ाया जा रहा है वो बैलेंस्ड होना चाहिए प्रैक्टिकल वर्किंग के साथ में। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा, थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है, या फिर प्रैक्टिकल कराया ही नहीं गया और थ्योरी कराई गई। ये छोटी सी एक बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितने आप पेशेंट्स देखेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस रिच होगा। लेकिन आप सिर्फ अगर पेशेंट देखते रहेंगे और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज टू योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और आप डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तरीके से कि आपने क्या पेशेंट के अंदर कोई भी डिजीज है तो वो कैसे डायग्नोस हो रही है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस्ड एजुकेशन होना चाहिए। बेसिक साइंस, क्लिनिकल साइंस जो भी है वो सब कुछ का एक बैलेंस्ड आपका करिकुलम होना चाहिए। प्लीज चेक द करिकुलम ऑल्सो। बिल्कुल आंख बंद करके किसी भी कॉलेज में एंट्री मत लीजिए। इसी में नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है क्लिनिकल रोटेशंस। क्लिनिकल रोटेशंस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी जो मेडिकल कॉलेज
कॉलेज में अब आप जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने सब्जेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकल के, उन सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में आपकी ड्यूटीज लगती हैं रोटेशन वाइज। मान लीजिए कि 1 मंथ के लिए आप सर्जरी में हैं, 1 मंथ के लिए आप डायग्नोसिस के अंदर हैं, 1 मंथ के लिए आप रेडियो में हैं। इस तरीके से आपकी अलग अलग पोस्टिंग्स होती हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर अबाउट दैट फील्ड। एक जनरलाइज आपको नॉलेज हो जाए। तो वहां पर क्लिनिकल रोटेशंस होने चाहिए। अभी आपको पता कैसे पड़ेगा कि रोटेशंस होते हैं या नहीं होते हैं? तो आप इसके लिए अपने लिंक ढूंढिए, नॉन पीपल को ढूंढिए, फ्रेंड्स ढूंढिए, फ्रेंड्स के कोई नॉन हो उनको ढूंढिए। आप नेट पे भी ढूंढ सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि प्रॉपर क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं या नहीं है। अब इंटरनेट है तो आप कोरा के अंदर या किसी भी जो कॉलेज होता है उसका जो स्टूडेंट फोरम होता है वहां जाकर वहां पे भी आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं या किस तरीके से वहां का एकेडमिक और प्रैक्टिकल करिकुलम चलता है। नेक्स्ट कम फैकल्टी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। फैकल्टी का मतलब होता है जो भी वहां का स्टाफ है जो आपको प्रैक्टिकल्स में पढ़ा रहा है, वहां पर आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल्स में हेल्प कर रहा है। बेसिकली आपके जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ये आपकी फैकल्टीज में होते हैं। तो अगर आपकी फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस्ड और वेल कनेक्टेड होगी तो योर एक्सपीरियंस विल बी बेटर इनटू द मेडिकल फील्ड। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, अपडेटेड नॉलेज होगी एंड इट विल इंक्रीज योर ओवरऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मेडिकल, और ये आपकी जो एजुकेशन है उसको एनहांस करेगा सिग्निफिकेंटली। तो फैकल्टी के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन लीजिए, जानिए कि जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ की फैकल्टीज किस तरीके की हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरीके का है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो रिसर्च के बारे में भी आप जानिए कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो रिसर्च को सपोर्ट करता भी है या नहीं करता है। आप चाहते हैं रिसर्च में जाना जबकि उस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे या वो आपको हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस तरीके का माहौल नहीं मिलेगा जहां आप फ्यूचर में रिसर्च के लिए जा सके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज। किसी भी कॉलेज के अंदर कितनी अच्छी लर्निंग हो रही है और कितना अपडेटेड है वो कॉलेज, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं। आप जो भी अपना कॉलेज है उसकी लाइब्रेरीज को सर्च कर सकते हैं कि उसकी लाइब्रेरी में सफिशिएंट अमाउंट में बुक्स हैं या नहीं है, अपडेटेड जर्नल्स आते हैं या नहीं आते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट अगर मशीनरीज हैं तो वो आपको हेल्प करेंगी टू रिमेन अपडेटेड इनटू द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस एवर चेंजिंग फील्ड है, ये हर बार इंप्रूव होता रहता है, हर बार नए नए खोज होती रहती है, डिस्कवरीज होती रहती हैं और आपको अपडेटेड नॉलेज है उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना होता है बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स में, डायग्नोसिस के अंदर। तो अगर आप वही नहीं कर पाएंगे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी नॉलेज को नए नए फॉर्मेट के अंदर अप्लाई करना है और आप अपडेटेड हो ही नहीं पाएंगे। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना होगा। अब आप इसको चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज से 20 साल पहले टेक्नोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट टुडे AI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो आपका कॉलेज जो है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो AI को या स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करता है या नहीं करता है। आपको समय के साथ यानी कि वर्ल्ड में जो भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, उन सबको अप्लाई करवाता है या नहीं करवाता है, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए किसी भी कॉलेज के अंदर। मुझे याद आ रहा है मैंने बताया ही नहीं। हाय, आई एम डॉक्टर शुभ्रा। अभी तक हमने 4 टॉपिक्स के बारे में बात करी है, एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन के बारे में, फैकल्टी के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में और करिकुलम एंड ट्रेनिंग के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लोकेशन एंड लाइफस्टाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं या बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते जब आपको कॉलेज को फिल करना होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन फिल कर रहे होते हो, प्रैक्टिकली आपने कॉलेज देखा ही नहीं है। और जब आप उस कॉलेज के अंदर फर्स्टली जाते हो तो आपको फील होता है कि ओ माय गॉड, ये हम कहाँ आ गए या किस एरिया में आ गए, मैं नहीं रह सकती हूँ इस एरिया के अंदर या रह सकता हूँ इस एरिया के अंदर। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक नॉर्थ इंडियन इंसान जो है वो एक्सट्रीम साउथ में या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब वो उनका कॉलेज मिल जाता है, वो चले जाते हैं, तो वो चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ का खाना, वहाँ की लैंग्वेज और वो सब उनको सूट ही नहीं करती है। और कई बार ये सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उनको अपना कॉलेज छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि वो उस माहौल में एडजस्ट ही नहीं कर पाते अपने आप को। दे फील लोनली, उन्होंने घर अपना पहली बार छोड़ा होता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्यूमुलेट, और ये सारी जो चीजें हैं वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं लर्निंग के लिए। अगर बच्चा कॉलेज नहीं छोड़कर आ रहा है तब भी उसको कहीं ना कहीं लैक ऑफ बिलोंगिंग तो फील होती है और कम्युनिटी से भी टूटा हुआ फील होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज को, आपकी लर्निंग को हैम्पर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज को फिल कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, वो कॉलेज की लोकेशन क्या है, उस कॉलेज का लाइफस्टाइल क्या है, वो आप उस लाइफस्टाइल के अंदर सेटल हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर लेंगे तब वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता
लगता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अनबेरेबल कंडीशंस हैं आपके लिए, हाउ यू वुड बी एबल टू सर्वाइव। तो कीप इन माइंड दिस थिंग कि वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, लोकेशन क्या है। कुछ लोगों को सिटी में रहना होता है, वहाँ की लाइफस्टाइल के वो आदी होते हैं और वो चाहते भी यही हैं कि फ्यूचर में सिटी में ही रहें। तो वहाँ पर अगर उन्हें बहुत दूर दराज का कोई गाँव मिल जाता है, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, या उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है टू एडजस्ट एंड लिविंग दोज कॉलेजेस एंड स्टडी देयर। इन द मिड ऑफ वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं टोटल आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी और जिसमें कि लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 टॉपिक्स इस पूरे वीडियो का क्रक्स होंगे कि अगर आपने कोई और चीज पर ध्यान नहीं भी दिया लेकिन इन 2 चीजों पर ध्यान दे लिया तो आपके लिए जो आपका कॉलेज सिलेक्शन है वो वर्थ हो जाएगा। अगर आपने इन 2 चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो इट मे कॉस्ट यू योर सिलेक्शन ऑल्सो, और आपकी इतने सालों की मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी। सो आप लास्ट के 2 पॉइंट देखना मत भूलिएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में है तो उसको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए। देखिए, फ्यूचर में अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन लेना है मास्टर्स के तौर पर, या आपको सिटी में जाना है, गांव में जाना है, आपको जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में अपना खुद का ओपन करना चाहिए, या फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहिए, या और हायर स्टडीज में जाना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो व्हाट यू शुड चूज, ऐसी चीजों के लिए जब आप कंफ्यूज हो और उस टाइम के लिए हेल्प करने के लिए आपके पास अगर काउंसलिंग सिस्टम होता है, इट हेल्प्स यू अलॉट। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर उनके करियर काउंसलर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। एकेडमिक एडवाइजिंग होती है, कई बार आप डिप्रेस फील कर रहे होते हैं या डल फील कर रहे होते हैं, फैमिली मिसिंग कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो दोज काउंसलर्स हेल्प यू आउट, दे कैन गिव यू मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो आपको अपने कॉलेजेस में ये देखना है कि आपके लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए और एकेडमिक गाइडेंस के लिए टीम है या नहीं है। किसी भी कॉलेज का अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होता है तो वहां आपको बहुत सारे एक्सपोजर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेडिसिन और समटाइम्स नॉट रिलेटेड टू मेडिसिन, बट इट गिव्स यू फन एंड हैप्पीनेस। सो ये चीजें आप ध्यान में रखेगा कि ऐसा कॉलेज ना हो जो सिर्फ एकेडमिकली इंक्लाइंड हो और लाइफ की बाकी सारी चीजों को भूल ही जाए। रिमेंबर, मेडिकल कॉलेज इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ बट नॉट योर होल लाइफ। तो अपने आप को कभी भी सीमित मत कीजिएगा सिर्फ पढ़ाई तक। आपकी लाइफ पढ़ाई के अलावा भी है, पेशेंट्स डॉक्टर्स के अलावा भी है। हम सबको एक लाइफ मिली है और हम उस लाइफ को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्स यू अ लॉट इन मेकिंग यू फील हैप्पी, लिबरेटेड, लाइट, और इवेंचुअली ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी मेडिकल स्टडीज में भी। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेजिडेंसी और प्लेसमेंट रेट। हालांकि मेडिकल में इंडियन स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जॉब लेने में, जनरली मिल जाती है। स्टिल आपका जो कॉलेज है, उस कॉलेज का जो नाम है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो इस चीज में बहुत हेल्पफुल होगी कि आपको कहाँ जॉब मिल रही है और आपका जो पैकेज होगा वो क्या होगा। आपको अपनी रेजिडेंसीज को चेक करना है। रेजिडेंसी मीन्स जब आप कॉलेज में इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एज अ रेजिडेंट वर्क कर सकते हैं। तो वो जो रेजिडेंसी है वो आपके कॉलेज पर बहुत डिपेंड करती है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कहीं अपना CV लगा रहे हैं, तो आपका जो कॉलेज है उसका नाम बहुत वैल्यू करेगा। आपका इंटरव्यू वो बाद में लेंगे बट पहले वो आपके कॉलेज को देखेंगे कि आपने किस कॉलेज से किया हुआ है। अगर अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको रेजिडेंसी मिलती है, इट गिव्स यू एक्सपोजर टू वेरियस पेशेंट्स एंड इवेंचुअली इट हेल्प्स यू इन गेनिंग योर नॉलेज। एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है, डेफिनेटली ये आपके करियर को आगे ले जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि रेजिडेंसी किस तरीके की हो रही है, प्लेसमेंट्स किस तरीके के और कहाँ पर हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है अपने कॉलेज के लिए। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग। तो आपका जो कॉलेज है वो आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए, हायर स्टडीज में जाने के लिए, रिसर्च में जाने के लिए जो स्टडीज होती हैं उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। तो आप ये भी देखिए कि आपके कॉलेजेस में इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, और आप जिस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उस कॉलेज का अगर आप फ्यूचर में कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां के लिए लाइसेंसिंग अवेलेबल है भी या नहीं है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप किसी इंडिया के कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो वो कॉलेज अगर आप फ्यूचर में US जाना चाह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो वहां के लाइसेंसिंग एग्जाम देने से पहले एलिजिबिलिटी में आपका कॉलेज एलिजिबल है भी या नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस तो सारे एलिजिबल हैं लेकिन हर प्राइवेट कॉलेज एलिजिबल नहीं है। तो आपको ये चीज स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में माइंड में रखनी है। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एड। फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉस्टिंग क्या है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आप
आप कॉस्टिंग की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की कॉस्टिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000, जैसे कि जो एम्स की होती है, से लेकर लाइक 1.5 लाख और 2 लाख तक होती है जनरली इंडियन जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी फीस। लेकिन अगर आप वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनकी फीस शुरू हो रही है 15 लाख रुपीस पर एनम से और वो जा रही है 40 लाख पर एनम तक। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। प्राइवेट कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स होते हैं वो भी काफी कॉस्टली होते हैं। इट्स लाइक 2 लाख और 3 लाख पर एनम की जो फीस होती है वो आपको एडिशनली पे करनी होती है। फिर बुक्स आती हैं एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो आपको ये सारे जो फाइनेंसेस हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको हॉस्पिटल से बाहर कहीं आपको रूम लेना पड़ेगा या आपको खाने का जो चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा लगेंगे। दूर ले लिया आपने तो उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेपुटेशन एंड रैंकिंग। अगर आपको पता हो तो इंडिया के अंदर NIRF रैंकिंग होती है जो कि हर साल रिलीज करती है मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट टॉप कॉलेजेस के बाद लिस्ट रिलीज करती है। आप NIRF रैंकिंग की हेल्प से ये जान सकते हैं कि कौन से टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी आ रही है। जैसे कि एम्स दिल्ली बहुत सालों से टॉप कर रहा है आज भी। अब उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं और प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में NIRF रैंकिंग नहीं बताती है, तो उसको श्योर करने के लिए आप NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमेटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको रैंकिंग का ध्यान रखना है। अब आप कौन सा कॉलेज पहले चूज करेंगे, आपको कैसे पता पड़ेगा कि एम्स ऋषिकेश बेटर है या एम्स जोधपुर बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में बैठा हुआ एक बच्चा ये कैसे समझ पाएगा कि बैंगलोर का एक मेडिकल कॉलेज है वो ज्यादा बेटर होगा या फिर चेन्नई में जो कॉलेज है वो ज्यादा अच्छा है या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा है। तो आपको ये कैसे पता पड़ेगा? आप सारे कॉलेजेस में तो घूम के नहीं आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। तो यहाँ पर NIRF रैंकिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। NIRF रैंकिंग आपको ये बताती है कि कौन सा कॉलेज है किस रैंक पर आ रहा है। जितनी अच्छी उसकी रैंक है इसका मतलब वो कॉलेज उतना ही अच्छा है, बीट इन प्लेसमेंट, बीट इन एजुकेशन या फिर OPD के बेसिस पर, क्लीनलीनेस के बेसिस पर या बहुत सारे जो भी बैकग्राउंड बेसिस हैं, स्टडीज हैं, रिसर्च है, उनके बेसिस पर और बहुत सारे बेसिक्स के ऊपर ये जो कॉलेजेस हैं इनको रैंकिंग दी है। तो NIRF रैंकिंग को आप जरूर चेक कीजिएगा। NIRF रैंकिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। टॉप 50 NIRF रैंकिंग का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप जब भी किसी कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं, काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर जनरली रिलैक्स हो जाते हैं कि बस हो गया, अब हमारा काम खत्म। एक्चुअली आपका काम एग्जाम देने के बाद शुरू होता है, जब आपको पता हो कि आपको कॉलेज लेना है, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो आपको रिसर्च उसी वक्त शुरू कर देनी है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ से हम पता कर सकते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है या कौन सा नहीं है, कहाँ से हम रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन का पता कर सकते हैं कि कहाँ हमारी जो रैंक आ रही है वहां पर सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप अप्लाई करके अपने लिए कॉलेज बेस्ट चूज करेंगे और उनकी लिस्ट बनाकर काउंसलिंग में फिल करेंगे, इट विल हेल्प यू in choosing the best college for you. I hope this video will help you in your counseling. See you in the next video. Thank you. Bye-bye. Oops.